हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं पेपर 02588 का एनालिसिस। पेपर 888 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है दिए गए वाक्य के किसी एक सेगमेंट या खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि है। हमारा आंसर वही ऑप्शन होगा जिसमें वो एरर या अशुद्धि होगी। तो पढ़ते हैं। अ स्टडी इज गोइंग अंडरवे। अंडरवे का अर्थ होता है जारी होना। टू डिटरमिन, डिटरमिन का अर्थ है तय करना। द एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन, एग्जैक्ट है सटीक। कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ है किसी चीज की सांद्रता, किसी केमिकल तत्व की जो तीव्रता है या उसकी जो सांद्रता है उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड। लेड का अर्थ है सीसा इन द वाटर सप्लाई। एक अध्ययन चल रहा है ये पता लगाने के लिए कि जो वाटर सप्लाई है उसमें कितना लेड है। वाक्य में एरर निसंदेह यहाँ है, गोइंग नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द अंडरवे का अर्थ होता है टू बी इन प्रोग्रेस। अगर कोई चीज़ अंडरवे है तो इट इज़ गोइंग ऑन, इट इज़ इन प्रोग्रेस, वो चल रही है। तो अंडरवे का अर्थ ही चलना है, किसी चीज़ का जारी होना है। गोइंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, अ स्टडी इज अंडर वे टू डिटरमिन द एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड इन द वाटर सप्लाई। हमारा करेक्शन ऑप्शन ए में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, फिर से वही निर्देश है। जिस सेगमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि होगी वही हमारा उत्तर होगा। तो पढ़ते हैं। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 आवर्स अगो। हमने हमारा काम 3 घंटे पहले पूरा कर लिया। एंड हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन, और तब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वाक्य में एरर निसंदेह यहाँ है, हैव नहीं होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, ये एक भूतकालिक घटना है जिसका समय दिया हुआ है। हमने काम पूरा किया भूतकाल में 3 घंटे पहले। चूंकि भूतकालिक घटना का समय दिया हुआ है, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सिंपल पास्ट होना चाहिए था। तो वी हैव फिनिश्ड नहीं, वी फिनिश्ड आवर वर्क 3 आवर्स अगो। हमने 3 घंटे पहले अपना काम पूरा कर लिया। एंड हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन, और तब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारा करेक्शन सेगमेंट ए में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। ही इज अटरली, अटरली का अर्थ है पूरी तरह से, एब्सोल्युटली। डैश एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे का अर्थ है दिन के समापन पर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, वॉर्न आउट। वॉर्न आउट का अर्थ है पूरी तरह से थका हुआ, इंग्लिश में एग्जॉस्टेड या टायर्ड। तो इसे वाक्य में लगाकर एक बार पुनः पढ़ते हैं। ही इज अटरली वॉर्न आउट या एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ द डे। दिन के समापन पर जब उसका काम पूरा होता है वो पूरी तरह से थका हुआ होता है। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन्हें भी देख लेते हैं। वॉर्न अवे का अर्थ है घिसा हुआ, किसी चीज़ का घिस जाना या घिस घिस कर समाप्त होना कहलाता है वेयर अवे। उसकी थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हुई वॉर्न अवे। कॉल ऑफ का अर्थ है रद्द करना या कैंसिल करना, थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कॉल्ड ऑफ। और उसी प्रकार पुट ऑफ का अर्थ है स्थगित करना या पोस्टपोन करना। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी वॉर्न आउट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। ब्रेड इज यूजुअली मेड डैश व्हीट। ब्रेड इज यूजुअली मेड फ्रॉम व्हीट। जब कोई चीज़ किसी अन्य चीज़ से बने और उसका जो रूप है वो बदल जाए तो हमारा प्रेपोजिशन होगा फ्रॉम। ब्रेड इज यूजुअली मेड फ्रॉम व्हीट। जो ब्रेड है वो सामान्यतः व्हीट यानी गेहूं से बनाई जाती है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। थ्रू का अर्थ है के माध्यम से या से होकर, बिल्कुल नहीं। विथ आप जानते हैं साथ में बाई द्वारा, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी फ्रॉम ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, अब की बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन ट्रीटिंग आई डिजीजेस। स्पेशलाइज का अर्थ है विशेष दक्षता होना, ट्रीट का अर्थ है उपचार करना, डिजीजेस हैं बीमारियां। ऐसा डॉक्टर जो आंखों के रोगों के उपचार करने में प्रवीणता या दक्षता रखता हो, दृष्टि रोग विशेषज्ञ। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। विद्यार्थी शब्द के उच्चारण पर भी ध्यान दें, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का अर्थ है आई स्पेशलिस्ट या दृष्टि रोग विशेषज्ञ। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन बी, ऑर्थोपेडिस्ट का अर्थ है
अस्थि रोग विशेषज्ञ या हड्डियों के डॉक्टर। पीडियाट्रिशियन का अर्थ है शिशु रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। जबकि अंतिम ऑप्शन ऑन्कोलॉजिस्ट का अर्थ है कैंसर रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर। हमारा आंसर ऑप्शन ए ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। अ शेडी फर्टाइल प्लेस इन अ डेजर्ट। शेडी का अर्थ है छायादार, फर्टाइल का अर्थ है उपजाऊ। तो एक छायादार उपजाऊ कोई जगह हो रेगिस्तान में, उसे कहेंगे ओएसिस, हिंदी में नखलिस्तान। ओएसिस एक ऐसी जगह है जो रेगिस्तान के बीच में थोड़ी हरियाली वाली जगह है। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी पास्चर का अर्थ है चारागाह, ऑर्चर्ड का अर्थ है फलोद्यान, फलों का बाग, और अंतिम ऑप्शन गार्डन, आप जानते हैं बाग। हमारा आंसर ऑप्शन ए ओएसिस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम बताएं, पर्यायवाची बताएं। प्रश्न शब्द है टेमेरिटी, जिसका अर्थ होता है गुस्ताखी या दुस्साहस। अति आत्मविश्वास की वो स्थिति जिसमें आप अपने बड़ों या वरिष्ठों का सम्मान नहीं करते, उसे कहते हैं टेमेरिटी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का अर्थ है दुस्साहस, गुस्ताखी। ऐसा अति आत्मविश्वास जिसमें आप अपने वरिष्ठों या बड़ों का सम्मान ना करें, अपना ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस दिखाएं, थोड़ा अहंकारपूर्ण। हमारा आंसर होगा ऑडेसिटी। इसका एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है इम्प्यूडेंस या फिर इंसोलेंस। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते। ऑप्शन ए वेरिटी का अर्थ है सत्यता, किसी चीज़ की सच्चाई, ट्रूथ या ट्रूथफुलनेस। ऑप्शन सी एक बेहतरीन ऑप्शन है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का अर्थ है दुस्साहसी या गुस्ताख। विद्यार्थी ध्यान दें, इम्प्यूडेंट उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि टेमेरिटी एक नाउन है जबकि इम्प्यूडेंट एक एडजेक्टिव। यदि इम्प्यूडेंट के स्थान पर इम्प्यूडेंस रहा होता तो ये भी उत्तर हो सकता था। फिलहाल नहीं, नाउन का उत्तर नाउन होगा, ना कि एडजेक्टिव। और अंतिम ऑप्शन पॉसिटी का अर्थ है किसी चीज़ की कमी या स्केर्सिटी, कमी, किसी चीज़ की अल्पता। हमारा आंसर ऑप्शन बी ऑडेसिटी, दुस्साहस या गुस्ताखी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, फिर से वही निर्देश है, प्रश्न शब्द का सिनोनिम बताएं। स्प्यूम का अर्थ है झाग। अक्सर किसी लहर या समुद्री लहर के ऊपर जो झाग होती है उसे कहते हैं स्प्यूम। इंग्लिश में फ्रॉथ, झाग। उपलब्ध ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी फोम। फोम का अर्थ भी वही है, झाग। अन्य ऑप्शंस में पॉइजन आप जानते हैं, जहर। लावा आप जानते हैं जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो जो पिघली हुई चट्टानें निकलती हैं द्रव के रूप में, उसे कहते हैं लावा। और फ्रॉथी एक अच्छा ऑप्शन है, फ्रॉथी का अर्थ है झागदार। विद्यार्थी ध्यान दें, स्प्यूम एक नाउन है जिसका अर्थ है फ्रॉथ, झाग, जबकि फ्रॉथी एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है झागदार। इसलिए फ्रॉथी उत्तर नहीं हो सकता, यद्यपि फ्रॉथ हो सकता था। फिलहाल हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, अब की बार निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं, तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन वर्ड इमैक्युलेट का अर्थ है त्रुटि रहित या बेदाग, जिसमें कोई दाग या धब्बा नहीं है, जो पूरी तरह बेदाग है, उसे कहेंगे इमैक्युलेट। इसका विलोम शब्द होगा फिल्थी। फिल्थी का अर्थ है गंदा या मलिन, इंग्लिश में डर्टी। तो इमैक्युलेट का ओपोजिट हुआ, एंटोनिम हुआ फिल्थी। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन बी अनब्लेमिश्ड का अर्थ है बेदाग, जिसमें कोई दाग या दोष नहीं है। फ्लॉलेस का अर्थ है दोष रहित, त्रुटि रहित। तो ऑप्शंस बी तथा सी तो प्रश्न शब्द के सिनोनिम्स हैं, जबकि हमें चाहिए था एंटोनिम। और अंतिम ऑप्शन डी रोबस्ट का अर्थ है तगड़ा या मजबूत, इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, फिर से निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम बताएं, विलोम शब्द बताएं। जीनियल का अर्थ है बहुत मित्रवत स्वभाव का तथा चीयरफुल, तो इंग्लिश में फ्रेंडली एंड चीयरफुल। हमारा आंसर होगा अनफ्रेंडली, ये हुआ विलोम शब्द अमित्रवत। अन्य ऑप्शंस में स्टूपिड का अर्थ है मूर्खतापूर्ण, स्टिंजी का अर्थ है कंजूस, और ऑप्शन सी बुअरिश एक बढ़िया शब्द है जिसका अर्थ है असभ्य, अशिष्ट, अनसिविलाइज्ड। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 86, हमें निर्देश है उस ऑप्शन को पहचाने जिसमें स्पेलिंग पूरी तरह से सही है। निसंदेह हमारा आंसर ऑप्शन ए ही हो सकता है। शब्द अटरेंस की सही स्पेलिंग है UTTERANCE। अटरेंस का अर्थ है कोई कथन या उक्ति, जो आपने कुछ कहा, आपके मुंह से निकला, वो अटरेंस है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन बी में एरर यहाँ है, ऑप्शन सी में यहाँ एरर है, ए नहीं ई होना चाहिए था। ऑप्शन डी में भी यहाँ एरर है। ऑप्शन ए पूरी तरह से सही है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, निर्देश है दी गई इडियम का या मुहावरे का अर्थ बताएं। तो पढ़ते हैं। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल का अर्थ होता है तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बहुत बड़ा कर देना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, टू एग्जैजरेट अ माइनर प्रॉब्लम। विद्यार्थी ध्यान दें, एग्जैजरेट का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को कहना या रखना, अतिरंजित करना, छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा कर देना। अन्य ऑप्शंस में अटेम्प्ट एन इम्पॉसिबल टास्क, किसी असंभव कार्य को करने का प्रयास करना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी कहता है स्टार्ट लुकिंग फॉर केव्स इन माउंटेन्स। माउंटेन्स यानी पर्वतों में केव्स का अर्थ होता है गुफाओं को ढूंढना, नहीं। क्रिएट प्रॉब्लम्स भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, फिर से एक इडियम है, एक मुहावरा है जिसका अर्थ बताना है। टू मेक अमेंड्स फॉर। मेक अमेंड्स फॉर का अर्थ होता है अपने किए की भरपाई करना। अगर आपने कुछ गलत किया आप उसका पश्चाताप करें, उसकी भरपाई करें, उसके लिए कॉम्पेंसेट करें, तो आप कर रहे हैं यू आर मेकिंग अमेंड्स फॉर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, टू कॉम्पेंसेट, भरपाई करना अपने किए की। अन्य ऑप्शंस में कन्फेस, ऑप्शन ए का अर्थ है अपराध की स्वीकारोक्ति करना, अपनी गलती को कबूल करना। इम्प्रूव है सुधारना, और ऑप्शन डी बहुत अच्छा ऑप्शन है, पे ऑफ अ डेट। विद्यार्थी ध्यान दें, इस शब्द का उच्चारण है डेट, ना कि डेप्ट। इस शब्द में बी जो है वो साइलेंट रहेगा। डेट का अर्थ है ऋण, कर्जा। पे ऑफ का अर्थ होता है पूरी तरह चुका देना, तो अपना कोई ऋण है उसे पूरा चुका देना, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी, कॉम्पेंसेट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, निर्देश है वाक्य में कोई खंड, यहाँ पर पूरा वाक्य रेखांकित है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इस अंडरलाइन सेगमेंट या सेंटेंस जैसी भी स्थिति हो उसको सही ऑप्शन से रिप्लेस करता हो। तो पढ़ते हैं। बीइंग इल ही केम टू वर्क। बीमार होने के कारण वो काम पर आया, नहीं, बीमार होने के बावजूद काम पर आया। वाक्य लॉजिकली होना चाहिए। ऑप्शन सी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद। बीमार होने के बावजूद ही केम टू वर्क, वो काम पर आया। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए का अर्थ है, ऑप्शन ए कहता है ही केम टू वर्क एंड फेल इल, काम पर आया और बीमार पड़ गया, नहीं, बीमार होने के बावजूद, इतना होने पर भी वो काम पर आया। ऑप्शन बी कहता है डिस्पाइट कमिंग टू वर्क ही वॉज इल, काम पर आने के बावजूद बीमार नहीं था, बीमार होने के बावजूद काम पर आया। बीमार था उसके बावजूद काम पर आया। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, एक बार फिर से वही निर्देश है, अंडरलाइन सेगमेंट को रिप्लेस करें सही ऑप्शन से। तो पढ़ते हैं। द यूनिवर्सिटी आस्क्ड हिम टू रिटर्न बैक द फंड्स एलोकेटेड टू हिम फॉर द प्रोजेक्ट। विद्यार्थी ध्यान दें, यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय ने उससे कहा टू रिटर्न, लौटाना। द फंड्स का अर्थ है वित्त या धन या कोष। एलोकेटेड टू हिम, एलोकेट का अर्थ है आवंटित किया जाना, दिया जाना। टू हिम फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट है परियोजना। निसंदेह वाक्य में एरर यहाँ है। विद्यार्थी ध्यान दें, रिटर्न का अर्थ है लौटाना, टू गिव बैक। चूंकि रिटर्न में बैक पहले से ही निहित है, रिटर्न के उपरांत बैक नहीं लगाया जाता, रिटर्न का अर्थ है गिव बैक। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा। द यूनिवर्सिटी आस्क्ड हिम टू रिटर्न द फंड्स। यूनिवर्सिटी ने उसे कहा कि वो पैसा लौटाए, वो वित्त लौटाए, वो कोष लौटाए। एलोकेटेड टू हिम फॉर द प्रोजेक्ट, जो उसको परियोजना के लिए आवंटित किया गया था। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। टू ब्रिंग बैक नहीं, टू सेटल भी नहीं, लौटाने की बात है, रिटर्न। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य मिला है जिसे हमें बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पढ़ते हैं। आई सेड टू द टेलर, कोट, कैन यू हैव द सूट रेडी बाई टुमारो इवनिंग, अनकोट।
विद्यार्थी ध्यान दें, ऐसे वाक्यों में हमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है और वाक्य के प्रकार को। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और वाक्य है इंटरोगेटिव प्रकार का, प्रश्नवाचक प्रकार का, जो कि मोडल वर्ब कैन से शुरू हो रहा है। तो इस सारे आलोक में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो आई आस्क्ड द टेलर, इफ या वेदर ही कैन हो जाएगा कुड में परिवर्तित, कुड हैव द सूट रेडी, और टुमारो हो जाएगा नेक्स्ट इवनिंग। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आई आस्क्ड द टेलर, मैंने दर्जी से पूछा, इफ़ ही कुड हैव द सूट रेडी बाय द नेक्स्ट इवनिंग, कि क्या वो अगली शाम तक सूट तैयार कर सकता था। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है आई आस्क्ड द टेलर इफ़ ही कैन हैव, कैन नहीं कुड में इसे बदलना था। बी कहता है आई आस्क्ड द टेलर इफ़ ही वुड हैव, नहीं। और अंतिम ऑप्शन डी कहता है आस्क, आस्क नहीं, पास्ट में है, आस्क्ड होना चाहिए था। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92, अब की बार मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में। तो पढ़ते हैं, डिड द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाई नून। विद्यार्थी ध्यान दें, क्या टीचर ने स्टूडेंट से कहा टू सबमिट, सबमिट का अर्थ होता है जमा कराना, देयर असाइनमेंट्स, असाइनमेंट का अर्थ है कोई दिया गया काम जैसे कि होमवर्क, बाई नून, नून का अर्थ है दोपहर 12 बजे। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले विद्यार्थी वाक्य के टेंस और प्रकार को देखें। वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का है और वाक्य है इंटेरोगेटिव प्रकार का, प्रश्नवाचक प्रकार का। जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो नए सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब होगी वॉस या वर, जैसी भी आवश्यकता हो, और उसके साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जो कि नया सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब होगी वर, और प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटेरोगेटिव वाक्य है, तो वर आएगा शुरुआत में, और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। वर द स्टूडेंट्स आस्क्ड बाय द टीचर टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय नून। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उनकी भी समीक्षा करते हैं। ऑप्शन ए कहता है वर द स्टूडेंट्स बीइंग आस्क्ड, बीइंग नहीं। सी कहता है आर द स्टूडेंट्स आस्क्ड, आर नहीं, वर होना चाहिए था, वाक्य भूतकालिक था। डी कहता है हैव द स्टूडेंट्स बीन, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए अगले 5 प्रश्न हमें मिला है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, एक गद्यांश जिसे हमें पढ़ना है और उसके उपरांत दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। तो पहले पढ़ते हैं, बीइंग असर्टिव। असर्टिव का अर्थ होता है जब आप निश्चयात्मक होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं, तो आप हैं असर्टिव। बीइंग असर्टिव इज अ वाइटल कम्युनिकेशन स्किल। वाइटल का अर्थ है अति महत्वपूर्ण, कम्युनिकेशन का अर्थ है संवाद, आपसी बातचीत, स्किल है कौशल। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की स्किल है कि आप असर्टिव हो, निश्चयात्मक हो, कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ अश्योर्ड हो। स्पेशली, विशेषकर, इन सेटिंग, सेटिंग्स का अर्थ है परिस्थितियाँ, वेयर क्लैरिटी मैटर्स, ऐसी परिस्थितियों में जहाँ स्पष्टता का बड़ा महत्व है। क्लैरिटी का अर्थ है स्पष्टता। इंस्टेड ऑफ यूजिंग हेजिटेंट और ओवरली कॉशियस लैंग्वेज, हेजिटेंट का अर्थ है हिचकिचाहटपूर्ण, ओवरली का अर्थ है एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा ही, कॉशियस है सावधानीपूर्ण। तो फिर आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग हेजिटेंट और ओवरली कॉशियस लैंग्वेज, आप ऐसी भाषा यूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्ण है या हेजिटेंट, हिचकिचाहटपूर्ण है, इंस्टेड ऑफ, इसके स्थान पर, ये ना करें, इसके स्थान पर। असर्टिव इंडिविजुअल्स, जो आत्मविश्वस्त या निश्चयात्मक, जो आत्मविश्वासी या निश्चयात्मक इंडिविजुअल्स लोग होते हैं, आर्टिकुलेट देयर थॉट्स डायरेक्टली एंड रिस्पेक्टफुली। आर्टिकुलेट का अर्थ होता है सुस्पष्ट तरीके से किसी चीज़ को कहना, एलोक्वेंटली या फ्लुएंटली किसी चीज़ को कहना, देयर थॉट्स, अपने विचारों को, डायरेक्टली एंड रिस्पेक्टफुली, वो अपनी बात को कहते हैं डायरेक्टली, सीधे और सम्मान के साथ। तो एक बार पुनः, हिचकिचाने या बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करने की जगह असर्टिव जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो अपनी बात को सुस्पष्ट तरीके से, सीधे और सम्मान के साथ कहते हैं। दिस क्लैरिटी, ये जो स्पष्टता है, हेल्प्स रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इस क्लैरिटी से जो गलत फहमियाँ हैं वो कम हो जाती हैं। इन्हांसेस प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का अर्थ है विश्वसनीयता, इससे पेशेवरी विश्वसनीयता बढ़ती है। एंड स्ट्रेंथन्स पर्सनल बाउंड्रीज, स्ट्रेंथन है मजबूत करती है निजी बाउंड्रीज को, आपसी सीमाओं को।
पीपल हु स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, ऐसे लोग जो आत्मविश्वास से बात करते हैं, आर लेस लाइकली टू बी साइड लाइन्ड। अगर आप किसी व्यक्ति को इग्नोर करें, ध्यान न दें, तो उसे साइड लाइन कर देते हैं। तो जो लोग आत्मविश्वास से बोलते हैं उनको साइड लाइन आसानी से नहीं किया जाता। और टेकन एडवांटेज ऑफ, उनका लाभ भी, लेस लाइकली का अर्थ है कम संभावना है उनका लाभ भी लिया जाए, कोई उनका लाभ उठा ले, इसकी संभावना भी कम रहती है। बिकॉज देयर एक्सपेक्टेशंस आर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस का अर्थ है उम्मीदें, अपेक्षाएं हैं, वो पारदर्शी होती हैं, वो कोई चीज़ छिपाते नहीं हैं, पारदर्शी होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, इससे जो उलट है, वेग और डायरेक्ट कम्युनिकेशन। वेग का अर्थ है अस्पष्ट या धुंधला, कोई चीज़ क्लियर ना हो तो उसे वेग कहेंगे। और इनडायरेक्ट है अप्रत्यक्ष, परोक्ष कम्युनिकेशन ऑफन क्रिएट्स कन्फ्यूजन, उससे कन्फ्यूजन, उलझन उत्पन्न होती है। अंडरमाइंस ट्रस्ट, अंडरमाइन का अर्थ है किसी चीज़ को कमज़ोर करना, उसके तत्व में कमी लाना। डेवलपिंग असर्टिवनेस, डेवलपिंग है विकसित करना, असर्टिवनेस है आत्मविश्वस्त होने की स्थिति या निश्चयात्मक होने की स्थिति, सेल्फ अश्योर्ड होने की स्थिति। रिक्वायर्स प्रैक्टिसिंग क्लियर एक्सप्रेशन, इसके लिए आवश्यकता है कि आप जो स्पष्ट अभिव्यक्ति है उसका अभ्यास करें। स्टेइंग काम अंडर प्रेशर, आप शांत रहें, काम है शांत अंडर प्रेशर, दबाव के बावजूद। एंड रिकग्नाइजिंग, और पहचाने वंस राइट टू स्पीक अप, और अपने बोलने का जो आपका अधिकार है उसको आप पहचाने, उसको मान्यता दें। अल्टीमेटली, अंततः, आखिरकार, असर्टिवनेस नर्चर्स, नर्चर का अर्थ है पोषण करना। असर्टिवनेस पोषण करती है हेल्थियर, अधिक स्वस्थ, मोर इफेक्टिव, अधिक प्रभावी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप्स का अर्थ है संबंध, अच्छे संबंधों का पोषण करती है, प्रभावी बनाती है। इतना पढ़ने पर हमें खासा अच्छा अनुमान हो गया है कि ये पैसेज असर्टिवनेस, कॉन्फिडेंट तरीके से अपना व्यवहार करने के बारे में है। अब हम इसमें दिए गए सवालों को हल कर सकते हैं, तो पढ़ते हैं। What is the advantage of being assertive? असर्टिव होने का फायदा क्या है, लाभ क्या है? असर्टिव होने का लाभ क्या है? It improves clarity in communication. इससे जो आपसी संचार है, संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, वो क्लियर हो जाता है। It promotes clarity. उसके उपरांत ये पैसेज की चौथी लाइन से भी जाना जा सकता है। अन्य ऑप्शंस में इट गारंटीज अग्रीमेंट, ये गारंटी देती है इस चीज़ की कि आपस में सहमति होगी, नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है, व्यक्ति स्पष्ट बात करता है, क्लैरिटी बढ़ती है। बी कहता है इट एलिमिनेट्स ऑल कॉन्फ्लिक्ट, एलिमिनेट का अर्थ होता है हटाना, ये सभी प्रकार की लड़ाइयों या झगड़ों को हटा देता है, बिल्कुल नहीं। इट इनकरेजेस वेग एक्सप्रेशन, नहीं, वेग एक्सप्रेशन तो क्लैरिटी में होता ही नहीं है, वेग है अस्पष्ट, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए ऑप्शन 94 कहता है व्हाट डज द वर्ड आर्टिकुलेट एज यूज्ड इन द पैसेज मीन। आर्टिकुलेट का अर्थ है सुस्पष्ट तरीके से किसी चीज को कहना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली। पैसेज में आर्टिकुलेट का अर्थ है सुस्पष्ट तरीके से कहना। अन्य ऑप्शंस में स्पीक अग्रेसिवली, आक्रामक रूप से बोलना किसी चीज़ के बारे में, बिल्कुल नहीं। अवॉइड टॉकिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बात करना, अवॉइड करना, नहीं। स्पीक वेरी क्वाइटली, बड़ा चुप होकर बोलना, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार वाई आर असर्टिव पीपल लेस लाइकली टू बी साइडलाइंड। साइडलाइन का अर्थ है किसी व्यक्ति के महत्व को कम कर देना, उसको कम तवज्जो या महत्व देना, अर्थात किसी व्यक्ति को इग्नोर करना, कम ध्यान देना। तो पैसेज के मुताबिक इसकी संभावना कम क्यों है कि असर्टिव लोगों को साइडलाइन किया जाए। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, बिकॉज देयर एक्सपेक्टेशंस आर ट्रांसपेरेंट। उनकी एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीद होती है, वो बिल्कुल पारदर्शी होती है। पैसेज में इसका उल्लेख है। पीपल हु स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, यानी असर्टिव लोग, आर लेस लाइकली टू बी साइडलाइंड और टेकन एडवांटेज ऑफ, बिकॉज देयर एक्सपेक्टेशंस आर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि उनकी जो उम्मीदें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, वो पारदर्शी होती हैं। अन्य ऑप्शंस में दे रेयरली एक्सप्रेस देयर नीड्स, बिल्कुल नहीं, रेयरली है, बहुत ही कम। जबकि पैसेज के मुताबिक असर्टिव लोग तो अपनी बात को बहुत अच्छे से कहते हैं, तो बहुत कम अपनी आवश्यकताओं को एक्सप्रेस करते हैं, बिल्कुल नहीं। सी कहता है दे यूज इनडायरेक्ट लैंग्वेज, नहीं, वो तो सीधी बात करते हैं, डायरेक्ट लैंग्वेज। दे अवॉइड डायरेक्ट कम्युनिकेशन, बिल्कुल नहीं। देयर एक्सपेक्टेशंस आर ट्रांसपेरेंट। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 96,
व्हाट कैन वेग कम्युनिकेशन लीड टू? वेग है अस्पष्ट, अनक्लियर। अनक्लियर कम्युनिकेशन से क्या हो सकता है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, कंफ्यूजन एंड मिसट्रस्ट। कंफ्यूजन होगा और अविश्वास होगा। मिसट्रस्ट है अविश्वास, जहां भरोसा ना हो। विद्यार्थी ध्यान दें, पैसेज की 7वीं लाइन में इन कॉन्ट्रास्ट, ऊपर वाले से उलट, वेग और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफन क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड अंडरमाइंस ट्रस्ट। इससे कंफ्यूजन उत्पन्न होता है और ट्रस्ट में कमी आती है, कमजोर पड़ता है। अन्य ऑप्शंस में ओपन होस्टिलिटी, होस्टिलिटी का अर्थ है दुश्मनी, बिल्कुल नहीं। हायर क्रेडिबिलिटी, अधिक विश्वसनीयता होती है, नहीं। वेग कम्युनिकेशन से तो विश्वास कम होता है। ऑप्शन सी कहता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपसी रिस्पेक्ट, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी, कंफ्यूजन एंड मिसट्रस्ट ही रहेगा। सवाल संख्या 97, व्हाट फैक्टर सपोर्ट्स असर्टिवनेस? कौन सा कारक असर्टिवनेस को सपोर्ट करता है, मजबूत करता है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेइंग काम, शांत रहना अंडर प्रेशर, दबाव में। विद्यार्थी ध्यान दें, पैसेज की अंतिम 3 पंक्तियां, डेवलपिंग असर्टिवनेस रिक्वायर्स प्रैक्टिसिंग क्लियर एक्सप्रेशन, स्टेइंग काम अंडर प्रेशर, प्रेशर में भी आप शांत रहें। अन्य ऑप्शंस में अवॉइडिंग आई कांटेक्ट अवॉइड करना, बिल्कुल नहीं। स्पीकिंग वेगली, वेगली का अर्थ है अस्पष्ट रूप से। अनक्लियरली बात करना, नहीं। इग्नोरिंग वंस राइट टू स्पीक, भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए संख्या 98, अब की बार रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न मिला है, जिसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए सेंटेंसेस को पहले पढ़ें और फिर उन्हें तार्किक या लॉजिकल क्रम में रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व्स मोर देन द फॉर्मल शेयरिंग ऑफ डिसीजंस। विद्यार्थी ध्यान दें, पार्टिसिपेशन का अर्थ है किसी चीज में हिस्सा लिया जाना। उसमें शामिल है मोर देन फॉर्मल शेयरिंग। फॉर्मल मीन्स औपचारिक, शेयरिंग का अर्थ है किसी चीज को आपस में शेयर करना, बांटना। ऑफ डिसीजंस, सिर्फ डिसीजन शेयर करना शामिल नहीं है, उससे ये बढ़कर है। क्यों कहता है थ्रू एंटिसिपेशन? थ्रू है के माध्यम से, एंटिसिपेशन है पूर्वानुमान, जब आप पहले से किसी चीज को अनुमान लगा लेते हैं। इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, व्यक्ति या फिर संस्थाएं। कंसिडर, विचार करते हैं। ट्रेंड्स, ट्रेंड्स है जो चलन है, जो ट्रेंड हो रहे हैं, मतलब चीजें चल रही हैं, चलनों पर विचार करते हैं। एंड मेक प्लान्स, और योजनाएं बनाते हैं। शील्डिंग इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द ट्रॉमा, शील्ड है रक्षा करना, इंस्टीट्यूशन है संस्थान। फ्रॉम द ट्रॉमा, ट्रॉमा का अर्थ है आघात या चोट। ऑफ लर्निंग बाई शॉक, आप पूर्वानुमान लगाते हैं तो इससे क्या होता है, संस्थानों की रक्षा होती है। जो शॉक लगता है उससे सुरक्षा हो जाती है, उस आघात से सुरक्षा होती है। क्योंकि अगर आप पूर्वानुमान नहीं लगाएंगे तो जो परिस्थिति सामने आएगी उससे आपको सदमा लगेगा, शॉक लगेगा। और अगर इस आघात से, इस ट्रॉमा से बचना है तो पूर्वानुमान लगाएं चीज़ों का। इनोवेटिव लर्निंग, इनोवेटिव का अर्थ है नवाचार वाली, यानी जिसमें नवीन बात का आप विचार कर रहे हैं, नवाचार वाली या आविष्कारात्मक या नई सोच वाली। लर्निंग इन्वॉल्व्स बोथ एंटिसिपेशन एंड पार्टिसिपेशन। जो इनोवेटिव, नवाचार आधारित लर्निंग है, सिखलाई है, उसमें शामिल है दोनों, एंटिसिपेशन पूर्वानुमान भी और पार्टिसिपेशन हिस्सा लिया जाना भी। इट्स एन एटीट्यूड, एटीट्यूड का अर्थ होता है दृष्टिकोण या रवैया। कैरेक्टराइज्ड बाई, जिसका मुख्य लक्षण है कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का अर्थ है सहयोग। डायलॉग है आपस में बातचीत। और एम्पथी का अर्थ है परानुभूति, जब आप दूसरे व्यक्ति की फीलिंग समझते हैं तो आप में उसके प्रति हुई एम्पथी। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि प्रबंध के विषय में ये कोई पैसेज था जिसके खंड कह रहे हैं कि आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अगर संस्थाएं आपको मैनेज करनी है तो एंटिसिपेशन और पार्टिसिपेशन। हमारे पास जो 2 बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं RQ तथा PS। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड, शुरुआती इंट्रोडक्टरी सेगमेंट है R, इनोवेटिव लर्निंग, जो आपकी नवाचार पूर्ण या नवीन सोच वाली जो लर्निंग है, सिखलाई है, उसमें शामिल है बोथ एंटिसिपेशन एंड पार्टिसिपेशन। तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्टरी सेगमेंट, शुरुआती खंड। R के उपरांत Q।
थ्रू एंटिसिपेशन, पूर्वानुमान से, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस कंसीडर ट्रेंड्स, चलनों पर विचार करते हैं क्या चल रहा है, एंड मेक प्लान्स, योजनाएं बनाते हैं, शील्डिंग इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द ट्रॉमा ऑफ लर्निंग बाय शॉक, और ये संस्थानों की रक्षा करते हैं कि सदमे से जो हम सीखते हैं, नुकसान खाकर जो सीखते हैं, उस आघात से, उस चोट से रक्षा हो सके संस्थानों की। क्यू के उपरांत होगा खंड पी, पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व्स मोर देन द फॉर्मल शेयरिंग ऑफ डिसीजंस। पार्टिसिपेशन में जो शामिल है वो सिर्फ फॉर्मल शेयरिंग ऑफ डिसीजंस नहीं है कि डिसीजन आपस में बांटना ही शामिल नहीं है। पी के उपरांत अंतिम खंड मात्र ऐसी हो सकता है, इट इज़ एन एटीट्यूड। ये जो पार्टिसिपेशन है ये तो एक रवैया है, आपका दृष्टिकोण है, तरीका है, कैरेक्टराइज्ड बाई। इस एटीट्यूड में, इस रवैये में क्या जो इसका मुख्य लक्षण है, कोऑपरेशन, आपसी सहयोग, डायलॉग एंड एम्पैथी, परानुभूति, दूसरे की जो फीलिंग है या दूसरे की जो मन स्थिति है उसको समझने की योग्यता। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट आर, फिर क्यू, उसके उपरांत पी तथा एस। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99 एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है, तो पढ़ते हैं। सच टफ ट्रेनिंग, सच ऐसी टफ कठोर ट्रेनिंग, स्टेडीली बिल्ड्स, स्टेडीली का अर्थ है सतत रूप से, बिल्ड्स बनाती है, इंड्योरेंस का अर्थ है सहनशीलता, डिसिप्लिन अनुशासन, एंड रेडीनेस तैयारी तत्परता। दीज क्रूशल ट्रेट्स, क्रूशल का अर्थ है महत्वपूर्ण, ट्रेट्स का अर्थ है लक्षण। इनेबल सोल्जर्स, सक्षम बनाते हैं सोल्जर्स को टू परफॉर्म रिलायबली, रिलायबली का अर्थ है विश्वसनीय रूप से वो परफॉर्म करें, निष्पादन करें, इवन अंडर इंटेंस प्रेशर, इंटेंस का अर्थ है अत्यधिक या तीव्र। मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री का अर्थ है सैन्य, सैन्य जो ट्रेनिंग है टिपिकली इन्वॉल्व्स, इसमें सामान्यतः क्या शामिल होता है, डिमांडिंग रूटीन्स। डिमांडिंग रूटीन का अर्थ है जिसमें आप पर काम की बहुत डिमांड हो, अर्थात जिसमें आपको बहुत सारे काम करने हैं, आपके ऊपर काम का बहुत प्रेशर है, डिमांड है, जो बहुत ज़्यादा आपसे मेहनत की मांग करते हैं। रूटीन है दिनचर्या, एंड स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स, शेड्यूल का अर्थ है किसी चीज़ का कार्यक्रम, अनुसूची, या जो किसी चीज़ का क्रम है, किसी क्रम से करना है तो वो अनुसूची, वो क्रम, वो समय सारणी, वो सब शेड्यूल है। दिस लेवल ऑफ इंटेंसिटी, ये जो तीव्रता का लेवल है, इज एसेंशियल, ये अत्यावश्यक है फॉर मेंटेनिंग, बनाए रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग नेशनल डिफेंस, मजबूत राष्ट्रीय डिफेंस बनाए रखने के लिए ये बेहद आवश्यक है। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है मिलिट्री ट्रेनिंग की सख्ती और उसकी जो उपयोगिता के है उसके बारे में हमें मिला है ये एक पैसेज, जिसके सेगमेंट्स जो है वो जम्बल्ड तरीके से लिखे गए हैं। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं RPQ तथा अंतिम सेगमेंट S। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट R, मिलिट्री ट्रेनिंग टिपिकली इन्वॉल्व्स डिमांडिंग रूटीन्स एंड स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स। मिलिट्री ट्रेनिंग में आपको बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रूटीन, दिनचर्या मिलती है, रूटीन है दिनचर्या, और बहुत स्ट्रिक्ट, सख्त अनुसूची, समय सारणी या कार्यक्रम मिलता है। आर के उपरांत सेगमेंट पी, सच टफ ट्रेनिंग, इतनी जो कठोर ट्रेनिंग है, स्टेडीली बिल्ड्स इंड्योरेंस, ये सतत रूप से इंड्योरेंस, डिसिप्लिन और रेडीनेस को बिल्ड करती है, तैयार करती है। पी के उपरांत होगा खंड क्यू, दीज क्रूशल ट्रेट्स, कौन से ट्रेट्स, कौन से लक्षण, इंड्योरेंस, डिसिप्लिन एंड रेडीनेस। इनेबल सोल्जर्स, सोल्जर्स को सक्षम बनाते हैं टू परफॉर्म रिलायबली, इवन अंडर इंटेंस प्रेशर, कि वो विश्वसनीय रूप से परफॉर्म करें, निष्पादन करें अत्यंत या तीव्र प्रेशर के बावजूद। तो आर के उपरांत पी के उपरांत हो गया क्यू, और अब अंतिम खंड मात्र ऐसी हो सकता है। दिस लेवल ऑफ इंटेंसिटी, जो इंटेंस प्रेशर वाली बात है, दिस लेवल ऑफ इंटेंसिटी इज एसेंशियल, ये अत्यावश्यक है फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग नेशनल डिफेंस, मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये अत्यावश्यक है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट आर, उसके उपरांत पी क्यू तथा एस, इसी क्रम में RPQS। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए संख्या 100 निर्देश है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत हो।
बेशक हमारा आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। ट्रेपिडेशन की सही स्पेलिंग में यहाँ ई नहीं आई होना चाहिए था, स्पेलिंग होगी TREPIDATION। ट्रेपिडेशन का अर्थ है एंजाइटी, किसी चीज़ को लेकर होने वाली ये चिंता कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, इसको लेकर होने वाली चिंता को कहते हैं ट्रेपिडेशन, एंजाइटी या एप्रीहेंशन। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। प्रोसेसिंग का अर्थ है किसी चीज़ को प्रक्रिया में करना, बाउंड्री का अर्थ है कोई सीमा, और कॉम्पिटेंसी, जिसे कॉम्पिटेंस भी कहा जा सकता है, इसकी दो वैकल्पिक स्पेलिंग्स हैं। कॉम्पिटेंसी या कॉम्पिटेंस का अर्थ है दक्षता, किसी काम के लिए जो योग्यता होती है आवश्यक, उस आवश्यक योग्यता या दक्षता को कहते हैं कॉम्पिटेंस या कॉम्पिटेंसी। हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि अन्य किसी ऑप्शन की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 888 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।